नमस्कार दोस्तों, हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग रीतकाल की 10वीं क्लास को देखें। हम लोग रीतकाल में रीतबद्ध कवि को पढ़ रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआरएफ इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इसके पहले आदिकाल को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन को अच्छे से लिखा है और आपको प्रदान किया है। भक्ति काल भी उसी प्रकार हमने आपको दिया है। अब रीतिकाल के कवि के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम उसी प्रकार आपको प्रदान कर रहे हैं जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अपनी हिंदी को बेहतरीन बनाने के लिए आप इस YouTube चैनल पर जुड़िए और किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए, चाहे एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए आपके लिए ये नोट बहुत ही सार्थक साबित होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रीतकाल की 10वीं क्लास है। इसके पहले की सारी क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। जो भाई बंधु नहीं देखे वो देख ले, अपने नोट्स को कंप्लीट कर ले। आज के हमारे कवि हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की रचनाओं के बारे में देखेंगे, उनके विशेष तत्व के बारे में देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ग्वाल कवि। आज के कवि हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि के बारे में हम लोग देखेंगे। समय की बात की जाए तो 1791 से 1868 ईस्वी है। इनका समय क्या है? समय 1791 1868 ईस्वी, ये इनका समय है। आइए इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाओं को देखा जाए। रचनाएं, और ये सारी रचनाएं आपको मुंह जुबानी याद करनी पड़ेगी। पहली रचना है भक्त भावन। भक्त भावन। और दूसरी रचना है रसिकानंद। रसिकानंद। तीसरी रचना रसरंग। रसरंग। चौथी रचना का नाम है कृष्ण जू को नक्सिक। कृष्ण जू को नक्सिक। हम ग्वाल कवि के बारे में देख रहे हैं। इनका समय क्या है? 1751 से 1868 ईस्वी। रचनाओं के बारे में देखा जाए तो रचनाएं कौन सी है? भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक। और आगे लिखिए दूषण दर्पण 5 नंबर पर। दूषण दर्पण 6 नंबर। राधा माधव मिलन। राधा माधव मिलन। रीतकाल की कोई भी क्लास मैंने लंबी नहीं ली। 2 कवि से ज्यादा हमने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया, ताकि रीतकाल बहुत ही कंफ्यूजन है। रचनाओं को याद करने में सारी रचनाएं एक समान आपको देखने की मिलती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको कंटेंट दिया गया है। आप थोड़ा थोड़ा करके लिखिए और याद करते ही चलिए। 7 नंबर पर राधाष्टक। आठ नंबर पर कवि हृदय विनोद। कवि हृदय विनोद।
9 नंबर पर कवि दर्पण। 10 नंबर पर नेह निर्माण। नेह निर्माण। नेह निर्माण। 11 नंबर पर बंसी बीसा। बंसी बीसा। 12 नंबर पर कुब्जाष्टक। कुब्जाष्टक। 13 नंबर पर खंडरित वर्णन। 13 नंबर पर खंडरित वर्णन। 14 नंबर पर है अलंकार भ्रम भंजन। अलंकार भ्रम भंजन। और ये रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएगी, जितनी भी हैं आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अलंकार भ्रम भंजन। रस रूप 15 नंबर पर रस रूप। और 16 नंबर पर दृंग शतक। दृंग शतक। 17 नंबर पर बलबीर विनोद। बलबीर विनोद। 18 नंबर पर निम्बार स्वायाम अष्टायाम। निम्बार सौम्या अष्टयाम। 19 नंबर पर इश्क लहर दरवाव। इश्क लहर दरयाव। 20 नंबर पर प्रशस्त प्रकाश। और 21 नंबर पर लिखिए हमीर हक। हमीर हक। 22वीं रचना है विजय विनोद। विजय विनोद। 23वीं रचना है गुरु पचासा। गुरु पचासा। आइए एक बार इन रचनाओं को दोहरा लिया जाए, कौन कौन सी हैं देख लिया जाए, तो कम से कम 2 बार तो यही आप लोग देख लेंगे। ग्वाल कवि के बारे में देख रहे हैं। समय है 1751 ईस्वी से 1868 ईस्वी। रचनाएं भक्त भावन रसिकानंद रसरंग कृष्णजू को नक्सिक। दूसर दर्पण राधा माधव मिलन राधाष्टक कवि हृदय विनोद। कवि दर्पण नेह निर्वाण बंसी बीसा उपजाष्टक खंडरित वर्णन अलंकार भ्रम भंजन रस रूप दृंग शतक बालवीर विनोद।
निम्बार सौम्या अष्टयाम, इश्क लहर दरबार, प्रस्तर प्रकाश, हमीर हट, विजय विनोद, गुरु पचासा। ये तो हो गई ग्वाल कवि की रचनाएं। आइए देखते हैं अब ग्वाल कवि के बारे में कुछ विशेष तथ्य। विशेष तथ्य लिख लीजिए। विशेष तथ्य। रस रंग को रीतकाल की, रस रंग को रीतकाल की, रस रंग को रीतकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। अंतिम रचना मानी जाती है। ग्वाल कवि रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। ग्वाल कवि रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। इसको बीच में इसलिए करवा दे रहे हैं, अगर मैं बाद में करवाता, एकदम पीछे करवाता, तो आप लोग इसको पीछे ही कर देते। अब बीच में रहेगा तो आप आगे से पढ़ेंगे, तो बीच में पढ़ेगा तो आपको मजबूरन इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये महत्वपूर्ण भी, आपसे ये पूछ ली जाए कि रीतकाल की अंतिम रचना क्या है, तो रसरंग। रीतकाल के अंतिम कवि कौन है, तो ग्वाल कवि। पहले तो आपको पता है प्रवर्तक कौन है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अंतिम के बारे में जल्दी किसी को मालूम नहीं होता, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। भक्त भावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। आगे लिखिए, भक्त भावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। भक्त भावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। इश्क लहर दरवाओ, नई लाइन से, इश्क लहर दरयाओ, एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है। एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है। शेष सभी रचनाएं मुक्तक। शेष सभी रचनाएं मुक्तक, मुक्तक है। ग्वाल कवि के बारे में हमें इतना जानना था, क्योंकि ये रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं और रीतकाल की अंतिम रचना रसरंग को माना जाता है। भक्त भावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। इश्क लहर दरवाव एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है। शेष सभी रचनाएं मुक्तक है। तो आइए एक बार फिर से हम ग्वाल कवि को देख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी छवि ग्वाल कवि की हमारे दिमाग पर बैठ जाए। तो ग्वाल कवि के बारे में अगर देखा जाए तो इनका समय 1751 से 1868 ईस्वी। रचनाएं कौन सी है, भक्त भावन है, रसकानंद है, रसरंग है, कृष्ण को नक्सिक है, दूसर दर्पण है, राधा माधव मिलन है, राधाष्टक है, कवि हृदय विनोद है।
कवि दर्पण भी है, नेह निर्माण, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, खडऋत वर्णन है, अलंकार भ्रम भंजन है, रस रूप है, दृंग शतक है, बलवीर विनोद है, निम्बार सौम्य अष्टयाम है, इश्क लहर दर वाय है, प्रस्तर प्रकाश है, हमीर हट है, विजय विनोद है, गुरु पचासा। ये इनकी रचनाएं हैं। आप कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को देखिएगा और 2-3 बार लिखिए और उसके बाद 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। विशेष तत्व क्या है? रस रंग को रीतकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। ग्वाल कवि रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। भक्त भावन इनकी सबसे बड़ी मुक्तक रचना है। इश्क लहर दरवाव एकमात्र प्रबंधात्मक रचना है, शेष सभी रचनाएं मुक्तक है। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कवि। तो आप लोगों ने लिख लिया है, चलो देखते हैं रसिक गोविंद के बारे में। अगले कवि हैं रसिक गोविंद। रसिक गोविंद अगर समय की बात की जाए, इनका समय 1743 से 1838 ईस्वी। ऐसे यहां आप लिख लीजिए समय 1743 से 1838 ईस्वी। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। आइए इनकी रचनाओं को देखा जाए। रचनाएं, रचना कौन कौन सी है? रामायण सूचिका पहली रचना है। रामायण सूचिका, रामायण सूचनिका, कलयुग रासो। रसिक गोविंद को हम लोग लगता है देख लिए हैं क्या एक बार? जी बिल्कुल, रसिक गोविंद को हम लोगों ने पढ़ लिया है और दूल्हा कवि को भी पढ़ लिया है। तो हमारे अगले कवि होंगे बेनी प्रवीण। आप लोगों ने इसको कर लिया है तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। हमें ध्यान हो गया कि आप लोगों ने इसको पहले एक बार कर चुके हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन थी रसिक गोविंद की? रामायण सूचिका, कलयुग रासो, अष्टदेश भाषा, रसिक गोविंद, पदावली, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन जो प्रबंधात्मक रचना थी, बाकी सभी रचनाएं मुक्तक रचनाएं थी। और रसिक गोविंदानंद में कितने सर्ग थे? 4 सर्ग थे। ये आप लोगों ने कर लिया है। तो आइए अगले कवि को देखते हैं, बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण समय की बात की जाए तो समय 19वीं शताब्दी। समय क्या है? 19वीं शताब्दी। आपसे यहां समय में नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी के लिए लिखवा दे रहे हैं।
रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी 3 रचनाएं हैं। एक है नवरस तरंग जो इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके अलावा श्रृंगार भूषण है, नाना राव प्रकाश है जो उपलब्धि नहीं है। तो आइए इनकी रचनाओं को लिखते हैं। नवरस तरंग रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं नवरस तरंग, ये इनकी पहली रचना है। और इसके बारे में लिख लेते हैं। 1817 ईस्वी में ये लिखी गई। 1817 ईस्वी, समय भी लिख लीजिए। एकमात्र उपलब्ध रचना है, एकमात्र उपलब्ध रचना है। यही आपको दिमाग में रखना भी है कि नवरस तरंग किसकी रचना है? बेनी प्रवीण की रचना है। नवरस तरंग में सभी नवरसों की विवेचना करते हुए लिखिए, नवरस तरंग में सभी नवरसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार रस करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। सिद्ध किया गया है, किया गया है। इसके अलावा इनकी और 2 रचनाएं कौन सी है? श्रृंगार भूषण, दूसरी रचना कौन सी है? श्रृंगार भूषण। और तीसरी रचना क्या है? नाना राव प्रकाश, नाना राव प्रकाश। और ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग ऐसे सामने एरो बनाकर लिख लीजिए, वर्तमान में उपलब्ध नहीं, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अगर बेनी प्रवीण के बारे में जाना जाए तो बेनी प्रवीण का समय क्या है? 19वीं सदी। और रचना कौन सी है? नवरस तरंग। आपको नवरस तरंग याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 2 रचनाओं को भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरस तरंग आपको याद होना चाहिए। ये एकमात्र उपलब्ध रचना है। नवरस तरंग में है क्या? नवरस तरंग में सभी नवरसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। इनकी कौन सी रचना उपलब्ध नहीं है? श्रृंगार भूषण उपलब्ध नहीं है और नाना राव प्रकाश उपलब्ध नहीं है। बस इतना ही जानना था हमें बेनी प्रवीण के बारे में। आइए देखते हैं सुखदेव मिश्र को। अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र इनके बारे में भी देख लिया जाए। जन्म इनका 1633 ईस्वी में, जन्म की बात करें तो 1633 ईस्वी। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1703 ईस्वी, 1703 ईस्वी। आइए इनकी रचनाओं को देख लिया जाए। रचनाएं, छोटे छोटे कवि हैं इसलिए कम से कम 4-5 कवि तो आज हम करवाएंगे ही। रचनाएं कौन सी हैं? वृत्त विचार, वृत्त विचार, छंद विचार, वृत्त विचार,
छंद विचार फाजिल अली प्रकाश। फाजिल अली प्रकाश। अध्यात्म प्रकाश रसारोह रस रत्नाकर सिंगारलता। सिंगारलता। सिंगारलता के अंतर्गत लिख लीजिए सभी रसों की विवेचना, सभी रसों की विवेचना लक्षण दोहा छंद में, लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण सवैया में, तथा उदाहरण सवैया में। इस पेज पर हमने दो कवि देखे हैं। पहले कवि हैं बेनी प्रवीण और दूसरे कवि हैं सुखदेव मिश्र। तो पहले कवि बेनी प्रवीण के बारे में अगर देखा जाए तो इनका समय 19वीं सदी है। रचना कौन है? नवरस तरंग है। 1817 ईस्वी में इस रचना का रचना काल है। यह एकमात्र उपलब्ध रचना है। नवरस तरंग में सभी नवरसों की विवेचना करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया गया है। और उनकी अनुपलब्ध रचना कौन सी है, मतलब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है? श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म 1633 ईस्वी, निधन 1703 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं कौन कौन सी है? वित्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश। फाजिल अली प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जो भी नेट का पेपर दे रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं, कई बार आपके परीक्षाओं में ये देखा गया होगा कि फाजिल अली प्रकाश किसकी रचना है, पूछी गई। तो आप लोग चाहे इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, चाहे इस कवि को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा। वित्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसारोह, रस रत्नाकर, सिंगारलता। सुखदेव मिश्र की रचना कौन कौन सी है एक बार फिर से देखते हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसारोह, रस रत्नाकर, सिंगारलता। सिंगारलता में क्या है? सभी रसों की विवेचना है। लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण सवैया में है। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आज जितने छोटे छोटे कवि हैं हम उनको करवा लें, उसके बाद फिर जो है मतीराम बचेंगे, आपके जसवंत बचेंगे, अगली क्लास में करवाएंगे। तो आज छोटे छोटे कवियों को देख लिया जाए। इनको जानबूझकर मैं बीच में करवा रहा हूं। पहले मेरा विचार था कि सबसे बाद में इनको करवाया जाए, लेकिन आप लोग बाद में करते तो आप लोग इतने सीधे साधे हो कि इसको भी बाद में कर देते। तो आइए देखते हैं अगले कवि महाराजा राम सिंह। अगले कवि का क्या नाम है? महाराजा राम सिंह। राम सिंह, इनका समय 18वीं शताब्दी। समय की बात की जाए तो क्या है? 18वीं शताब्दी। रचनाएं कौन कौन सी है?
रचनाएं हैं रस शिरोमणि, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास, रनिवास, जुगल विलास और अगली रचना का क्या नाम? रनिवास। आपको जब प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो वहां पर रनिवास रचना दिखाई पड़ेगी, तो रनिवास इनकी इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास, रनिवास। इन्होंने रस के आधार पर इन्होंने रस के आधार पर इन्होंने रस के आधार पर काव्य की निम्नलिखित 3 कोटियां मानी हैं। काव्य की निम्नलिखित 3 कोटियां मानी, 3 कोटियां मानी है। और वो 3 कौन कौन से हैं, आइए वो भी लिख लेते हैं। पहला है अभिमुख, विमुख और परामुख। पहला है अभिमुख, दूसरा है विमुख और तीसरा है परामुख। ये 3 कोटियां मानी है रस के आधार पर। अगले कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। अगले कवि का क्या नाम है? चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1798, जन्म 1798 ईस्वी और निधन इनका हुआ था 1825। निधन इनका कब हुआ था? 1825 ईस्वी। आइए इनकी रचनाओं को देख लिया जाए। रचनाएं कौन कौन सी ये देख लिया जाए। हमीरहट नक्सिक, हमीरहट नक्सिक, वृंदावन शतक, वृंदावन शतक और एक रचना है ताजक, ताजक भी इनकी रचना है। गुरु पंचाशिका इनकी रचना है, गुरु पंचाशिका। माधवी बसंत भी इनकी रचना है, माधवी बसंत। और हरिनाम विलास, हरिनाम विलास भी इनकी रचना है। इसके अलावा रसिक विनोद, रसिक विनोद।
काव्य विनोद किसकी है? ग्वाल कवि की है। और रसिक विनोद किसकी है? चंद्रशेखर वाजपेयी की। आइए चंद्रशेखर वाजपेयी को एक बार देखिए। जन्म 1798 ईस्वी, निधन 1825 ईस्वी। रचनाएं कौन कौन सी है? हमीर हट, नक्शिक, वृंदावन शतक, ताजक, गुरु पंचाचिका, माधवी वसंत, हरिनाम विलास, रसिक गोविंद, ये इनकी रचनाएं। अगले कवि है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी। अगले कवि का क्या नाम? कालिदास त्रिवेदी। समय की बात करें तो इनका समय क्या है? इनका समय है 17वीं शताब्दी। समय 17वीं शताब्दी। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए इसको देखा जाए। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचना है कालिदास हजारा, जो इंपॉर्टेंट भी है और इतिहास ग्रंथ भी है। कालिदास हजारा। आदिकाल में जब इतिहास जानने के स्रोत लिख रहे थे तो इस रचना के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। कालिदास हजारा। नगर बधू विनोद। अगली रचना का क्या नाम है? नगर बधू विनोद। और राधा माधव बुद्ध मिलन। अगली रचना क्या है? राधा माधव बुद्ध मिलन। ये हो गई किसकी? कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी के बारे में अगर देखा जाए तो इनका समय क्या है? 17वीं शताब्दी। रचनाएं कौन सी है? कालिदास हजारा, नगर वधू विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन। आगे लिखिए गोप कवि। गोप कवि। गोप कवि की रचनाओं को देख लिया जाए कौन सी है। गोप कवि रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं लिखिए रामालंकार, रामा अलंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, रामचंद्राभरण। और ये तीनों रचनाएं अलंकार से संबंधित है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये तीनों रचनाएं अलंकार से संबंधित है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम इस पेज को दोहराते हैं। ठीक, आज रेत काल की 10वीं क्लास है। इसके पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो चैनल को लाइक करेंगे।
आइए देखते हैं महाराजा राम सिंह के बारे में। इनका समय है 18वीं शताब्दी। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास, रनिवास। इन्होंने रस के आधार पर काव्य की निम्नलिखित 3 कोटियां मानी हैं। कौन सी हैं? अभिमुख, विमुख, परामुख। चंद्रशेखर वाजपेयी जन्म कब है? 1798 ईस्वी। निधन 1825 ईस्वी। रचना कौन कौन सी है? हमीर हट, नक्सिक, वृंदावन से तक, ताजक, गुरु पंचाशिका, माधवी वसंत, हरिनाम विलास, रसिक गोविंद। कालिदास त्रिवेदी समय क्या है? 17वीं शताब्दी। रचनाएं कौन कौन सी हैं? कालिदास हजारा, नगर वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन। गोप कवि के बारे में देखा जाए तो रचनाएं कौन कौन सी है? रामा अलंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंदा भरण। तो ये सारी रचनाएं, जो तीनों रचनाएं गोप कवि की हैं, किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। अब मेल करने के लिए यहां से भी रचना उठाता है कि कौन सी अलंकार से संबंधित रचना नहीं है। ये तीनों रचनाएं दे देगा और इसके अलावा आपको किसी और कवि की एक आध रचनाएं दे देगा। तो आप उनको जब जानते नहीं रहेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। तो गलती करने का कोई मौका ना बचे, इसीलिए ये चीजें हम लोग कर लें। आइए देखते हैं आगे और कवि जो है उनके बारे में। आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं कृष्णदेव भट्ट। अगले कवि कौन है? कृष्ण देव भट्ट। और इनको ऋषि की उपाधि मिली थी, तो ये भी लिख लीजिए ऋषि। कृष्णदेव भट्ट ऋषि। रचना कौन कौन सी है? श्रृंगार रस माधुरी। रचना की बात करें तो सीधा सीधा लिख लीजिए श्रृंगार रस माधुरी। श्रृंगार रस माधुरी इनकी रचना है। और इसमें है क्या? 16 सर्ग हैं जिन्हें स्वाद कहा गया। 16 सर्ग हैं जिन्हें स्वाद कहा गया है। स्वाद कहा गया है। और दूसरी रचना इनकी है अलंकार कलानिधि। अलंकार कलानिधि। इसमें नाम भी आ गया कि अलंकार से संबंधित है। कोई बात नहीं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं। ये 2 रचनाएं। इसके बाद अगले कवि रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन। समय क्या है इनका? इनका समय है 18वीं शताब्दी। समय की बात की जाए तो समय क्या है? 18वीं शताब्दी। और रचना कौन कौन सी है? रसिक मोहन। रचना की बात करें तो रसिक मोहन, काव्य कलाधर, काव्य कलाधर, जगत मोहन। इसके बाद अगले कवि हैं रसिक सुमित। रसिक सुमित। सुमित नहीं, सुमति।
कवि का नाम रसिक सुमति। रसिक सुमति। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। रचना क्या है? अलंकार चंद्रोदय। और इस रचनाकार काल का समय क्या है? 1729। 1729 ईस्वी। आपसे समय नहीं पूछेगा, मिला है तो आपको करवा दे रहे हैं। गिरधर दास। ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है ये रचना, गिरधर दास। इनकी रचना का नाम है भारती भूषण। रचना क्या है? भारती भूषण। और समय 1833। 1833 ईस्वी। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए। कृष्णदेव भट्ट को ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना क्या है? श्रृंगार रस माधुरी। 16 सर्ग हैं जिन्हें स्वाद कहा गया है। अलंकार कला निधि इनकी रचना है। इसके बाद नए कवि हैं रघुनाथ बंदीजन। समय क्या है? 18वीं शताब्दी। रचना कौन कौन सी है? रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन। रसिक सुमति की कौन सी रचना है? अलंकार चंद्रोदय। समय क्या है? 1729 ईस्वी। गिरधर दास की रचना क्या है? भारती भूषण। और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है। भारती भूषण किसकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, गिरधर दास की है। तो दोस्तों आज की क्लास यही पर समाप्त करते हैं। जो छोटे छोटे हमारे कवि थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे, अभी हमारे पास 2 बड़े कवि बच रहे हैं। एक है मतीराम और दूसरे हैं कुलपति मिश्र। अगर हम उनको करवा के इनको बाद में करवाते तो आप लोग शायद इनको पढ़ने से थोड़ा सा कतराते। अब बीच में है तो आपको मजबूरन पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों।